हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग बताऊंगा। मैंने पिछले लेक्चर में आपको गॉस की प्रमेय जो गॉसेस थ्योरम थी उसका प्रूफ बताया था कैसे करेंगे। उसके बाद एक एप्लीकेशन बताई थी कि अनंत लंबाई के सीधे तार जो आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब उसके बाद मैंने बताया था कि गॉस की प्रमेय के और भी अनुप्रयोग हैं, तो उनमें से जो आपका जो दूसरा अनुप्रयोग है, जो दूसरी एप्लीकेशन है, वो बताने जा रहे हैं। तो आपकी जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है आपकी अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर है, उसी के निकट में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो मान चल रहे ये है जो ये आपकी एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर है, और जब किसी अचालक को हम आवेश देते हैं तो वो उसके भीतर वितरित होता है, और जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो वो हमेशा उसके पृष्ठ पर वितरित होता है। तो अब ये एक अनंत विस्तार की एक ये आवेशित अचालक चादर है। जब ये अनंत विस्तार की चादर होगी तो ये एक समान रूप से आवेशित है, तो इसके पूरे पृष्ठ पर आवेश वितरित होगा। तो मान के चल रहा है कि जो इसके आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो आपका सिग्मा है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, तो फिर से बता दें, किसी भी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा इक्वल होता है Q/A। तो जो ये आवेशित चादर है, मान चल रहे इसके आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो आपका कितना है, सिग्मा है। तो जब ये आवेशित चादर हमें इसके निकट में, जैसे ये एक चादर है, ये कहें ये एक चादर है, होगी अनंत विस्तार की, लेकिन हमने ये ले ली, तो इससे इसके निकट, तो इसके निकट ये एक इधर पे बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जब ये एक आवेशित चादर है तो इसके एक पृष्ठ पर पूरे पर आवेश वितरित है, इसके आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो इधर पे इससे कुछ दूरी पर एक ये बिंदु है P, तो इससे कुछ दूरी पर ये हमने एक बिंदु ले लिया P। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P के सममित, मतलब उतनी ही दूरी पर एक चादर के दूसरी ओर भी हम एक बिंदु P' ले लेते हैं। ये हमने एक बिंदु ले लिया P'। अब क्या करते हैं, तो बिंदु, अब हम जो ये चादर है इसके आर पार एक हम गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। एक गॉसियन बेलन की जो कल्पना करेंगे वो इसके आर पार ऐसा जाएगा, ये ऐसा रखा हुआ है, इसके आर पार हो। जब आर पार जाएगा तो जो बेलन के जो समतल सिरे हैं, जो समतल सिरे हैं ये और ये दोनों समतल सिरे बिंदु P व P' से होकर गुजरते हैं, या P और P' पर समतल सिरे हैं। तो अब क्या होगा, तो मान के चले जो समतल सिरे हैं, समतल सिरों का जो क्षेत्रफल है वो A है, इसका भी A है और इसका भी A है। अब जब ये आवेशित अचालक चादर है तो इससे इधर पे ये बिंदु P है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने मान ली E है। तो इसकी दिशा कहाँ होगी, तो मैंने बताया था जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करते हैं तो उस बिंदु पर धन परीक्षण आवेश छोड़ देते हैं। तो जब हम इस बिंदु पर धन परीक्षण आवेश छोड़ देंगे, ये आवेशित है, धन आवेशित है, इधर धन आवेश छोड़ेंगे तो प्रतिकर्षण के कारण वो दूर जाएगी, तो अर्थात उधर की ओर, तो ई वेक्टर की दिशा उधर हो गई। इसी प्रकार इधर पे बिंदु P' पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि ये चादर से P और P' की दूरियां समान है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी समान होगा। इसकी दिशा देखें तो इधर पे धनावेश छोड़ेंगे तो इस आवेशित के कारण ये धनावेश इधर की साइड आएगा, इस पर इधर बल लगेगा, तो इसकी जो दिशा होगी वो इधर हो जाएगी ई वेक्टर। ठीक है।
अब हम इसके जो समतल सिरे हैं, समतल सिरे के अगर क्षेत्रफल अब जो वेक्टर है उसकी बात करें तो बताया था कि जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है उस तल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अंदिश होता है। तो इस पर हम बाहर की ओर को अभिलंब खींच देंगे तो ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा डीए वेक्टर की, इधर भी इसकी हो जाएगी डीए वेक्टर की। तो अब अगर हम बात करें कि इसके समतल सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो इसके दोनों समतल सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो गॉसियन बेलन के समतल सिरों से निर्गत जो आपका वैद्युत फ्लक्स होगा वो हो जाएगा आपका फाई ई इज इक्वल सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। चूँकि दो समतल सिरे हैं, एक ये है और एक ये है, तो दोनों से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, समतल सिरे हैं, ये पृष्ठ है तो इसका पृष्ठीय समाकलन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो फाई ई इज इक्वल ये इंटीग्रेशन हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए, क्योंकि ये जो है डी ए और ई के बीच का जो कोण है, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण वो जीरो है, इधर भी कितना है जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू होगी आपकी 1। तो इसका जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल ई ए प्लस ई ए, तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई ए। ये तो हो गया गॉसियन बेलन जो हमने आर पार जो कल्पना की थी, चादर के आर पार गॉसियन बेलन की, उसके समतल सिरों से, समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब मैं बात करता हूँ कि इसके इस वक्र पृष्ठ से होकर भी तो कुछ वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो जब इसके जो वक्र पृष्ठ से होकर वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो वक्र पृष्ठ की अगर हम बात करें क्षेत्रफल अवयव की, तो अगर हम इस पर एक क्षेत्रफल अवयव ले लें, ये हो गया डी ए, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा, तो अगर ये वक्र पृष्ठ है तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर इस पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में, तो ऊपर की ओर हो जाएगा डी ए वेक्टर। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो इधर पे ये आवेशित चादर रखी हुई है और इधर पे जब आवेशित चादर होगी तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करेंगे तो धनावेश छोड़ देंगे, तो वो कहाँ जाएगा, इधर की साइड। तो ये ई वेक्टर और डी ए वेक्टर परस्पर कैसे होंगे, लंबवत। तो वक्र पृष्ठ पर ई वेक्टर व डी ए वेक्टर लंबवत होंगे। अब जब ई वेक्टर व डी ए वेक्टर लंबवत होंगे तो इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो वक्र पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो आपका वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, मतलब ई डी इज इक्वल हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0। तो इसके वक्र पृष्ठ से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, केवल समतल पृष्ठों से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत जो आपका वैद्युत फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, तो यही हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। परंतु गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद एवं काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो होता है फाई ई इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसका आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा है, तो सिग्मा इज इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन ए, इससे क्यू इज इक्वल क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो ये जब इधर पर रख देंगे तो इसकी जगह हो जाएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 2EA इज इक्वल सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे आपका E इज इक्वल हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट।
ए से ए हो जाएगा कैंसिल, तो ई इज इक्वल हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की अचालक समतल चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है ई इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें जो है ये आपकी आर नहीं है, दूरी नहीं है। इसका मतलब है कि इसके जो आसपास जो निकट होता है वो सर्वत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो एक समान होती है। इस तरीके से आपकी ये एप्लीकेशन पूरी हो गई। अब इसके बाद में आपकी दूसरी जो एप्लीकेशन है वो है आपकी जो चालक है, एक समान रूप से आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपकी दूसरी एप्लीकेशन है, तो उसकी बात करते हैं अब। तो दूसरी आपकी जो एप्लीकेशन है वो है एक समान रूप से आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपकी ये एप्लीकेशन है दूसरी। अब क्या है इसमें कि जो एक समान रूप से आवेशित है चालक है, जो चालक है चालक के ठीक बाहर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बात हमेशा याद रखना, बता भी चुके हैं कि जो अचालक होता है, अचालक को जब आवेश दिया जाता है तो वो उसके अंदर वितरित हो जाता है, संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है, जबकि चालक को जो दिया गया आवेश होता है वो उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ये आपकी एक समान रूप से आवेशित चालक है। जब ये आपका एक समान रूप से आवेशित चालक है तो जब हमने इसे आवेश दिया तो जो ये आवेश है ये इसके दोनों पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो गया। तो जब इसके पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो गया तो मान के चल रहा है कि इसके जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है। तो इसके आवेश का पृष्ठ घनत्व हो गया आपका सिग्मा। तो चूंकि जो चालक को जब हम आवेश देते हैं तो चालक को जो दिया गया आवेश होता है वो उसके पृष्ठ पर वितरित होता है, उसके भीतर कोई भी आवेश नहीं होगा। तो इसके जो अंदर है इस पे कोई भी आवेश नहीं होगा। तो हमें इस चालक के ठीक बाहर कुछ दूरी पर इसके निकट एक ये बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए चूंकि जो ये चालक है, जब चालक को आवेश दिया तो ये आवेश इसके पृष्ठों पर वितरित हो गया, इसके भीतर कोई भी आवेश नहीं है। तो इस चालक को हम दो अचालक प्लेटों से, दो समतल प्लेटों से मिलकर के बना हुआ मान लें। तो मान के चल रहा है कि ये एक पहली प्लेट है एक, और ये एक दूसरी प्लेट है दो। तो मान के चल रहा है कि जो ये पहली प्लेट है, इस पहली प्लेट के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है। तो E1 की दिशा कहाँ होगी? तो इधर पर हम धनावेश छोड़ देंगे। तो धनावेश जब छोड़ेंगे, ये भी धनावेशित है तो बल उधर लगेगा। तो इसकी जो दिशा होगी प्लेट 1 से दूर की ओर होगी। तो प्लेट 1 के कारण P पर आपकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो आपकी कितनी हो जाएगी? हो जाएगी E इज इक्वल, अभी पढ़ चुके हो, इससे पहले जो डेरिवेशन किया उसमें है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 इज इक्वल हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से जो अब आपकी जो दूसरी प्लेट है, जो दूसरा पृष्ठ है, इसके कारण मान के चल रहे P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है E2। तो उसका जो परिमाण होगा वो भी कितना हो जाएगा? E2 इज इक्वल हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होगा प्लेट 2 के कारण।
तो प्लेट 2 के कारण जो हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र वो कितना होगा, E2 इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके कारण भी दिशा देखेंगे तो इधर पर हम धन परीक्षण आवेश छोड़ देंगे। तो जो दूसरा पृष्ठ है ये धनावेश है, तो इधर पे धन परीक्षण आवेश छोड़ेंगे तो प्रतिकर्षण के कारण दाहिनी साइड जाएगा, वो भी प्लेट 2 से दूर की ओर। तो इसकी भी जो दिशा हो गई वो कहाँ हो गई, प्लेट 2 से दूर, और इसकी जो दिशा है वो हो गई प्लेट 1 से दूर। दोनों की ये दिशाएं हो गई। अब देखो E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में है तो इनका परिणामी क्या होगा, तो अतः बिंदु P पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो आपकी E वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो अब इसका परिमाण निकालें तो E इज इक्वल क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 इज इक्वल हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अर्थात E इज इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर कोई चालक है, आवेशित चालक है, तो आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो E इज इक्वल होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अर्थात जो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उस चालक के पृष्ठ के जो आवेश का घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, उस पर निर्भर करती है। आपका ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया। अब आपका जो तीसरा एप्लीकेशन है वो है जो दो विपरीत आवेशित समान पृष्ठ घनत्व की होंगी परंतु विपरीत आवेशित अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब आपकी समान पृष्ठ घनत्व की विपरीत आवेशित, मतलब एक धनावेशित और दूसरी ऋणावेशित, समांतर दो ये अचालक प्लेटें रखी हुई हैं। एक प्लेट 1 है जो कि धनावेशित है और एक प्लेट 2 है जो कि ऋणावेशित है। दोनों एक दूसरे के समांतर स्थित हैं। तो हमें इनके बीच में तथा बाहर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो मान के चल रहे इनकी जो प्लेटें हैं इनके आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो समान पृष्ठ घनत्व है। तो समान पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा। तो इनके आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है। तो मान के चले इसके बीच में, इन दोनों प्लेटों के बीच में एक ये बिंदु है आपका P। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए मान लें कि जो प्लेट 1 है, इस प्लेट 1 के कारण P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपकी E1 है। जब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी तो उसका परिमाण क्या होगा, तो अभी बता चुके हैं। तो E1 इज इक्वल हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम इसकी दिशा देखें तो अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होती है, E इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्लेट 1 के कारण P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका परिमाण तो ये होगा, लेकिन दिशा कहाँ होगी, तो इधर धनावेश छोड़ देंगे, धन परीक्षण आवेश। तो धन प्लेट के कारण वो प्लेट 1 से दूर की ओर भागेगा, अर्थात कहाँ जाएगा, प्लेट 2 की ओर। तो इसकी जो दिशा हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी प्लेट 2 की ओर। इसी तरीके से मान चल रहे जो प्लेट 2 है इसके कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो प्लेट 2 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 है। तो E2 का जो परिमाण होगा वो कितना हो जाएगा, वो भी इतना ही होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी अब दिशा देखेंगे, इसकी जब दिशा देखेंगे तो इधर पे धनावेश छोड़ेंगे तो धन परीक्षण आवेश से ये ऋण प्लेट होगी जो निगेटिव है ये इसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी, आकर्षित कर लेगी। तो उधर की ओर जाएगा धन परीक्षण आवेश। तो प्लेट 2 की ओर E2 की भी दिशा हो जाएगी। तो प्लेट 2 की ओर दोनों की दिशाएं हो गई। तो अब अगर हम बिंदु P पर देखें परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो E1 वेक्टर भी उधर और E2 वेक्टर भी प्लेट 2 की ओर, तो दोनों की दिशाएं एक ही हैं। जब दोनों एक ही दिशाएं हैं तो इनका जो परिणामी होगा वो योग करने से आएगा। तो अतः बिंदु P पर जो बिंदु P है
उस बिंदु P पर आपकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी हो जाएगी, तो वो E इज इक्वल हो जाएगी, ई वेक्टर की बात करें तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब हम जब इसका परिमाण निकालेंगे ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मतलब 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब E इज इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी हो जाएगी दो विपरीत आवेशित अचालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसकी दिशा कहाँ होगी, ऋण प्लेट की ओर को, परिणामी की भी दिशा। अब अगर हम ये मान लें कि इसके इन दोनों प्लेटों के बाहर हमें निकालना है, तो इन दोनों प्लेटों के बाहर एक बिंदु हमने ले लिया P डैश। इस बिंदु P डैश पर हम जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इसकी दिशा देखते हैं कहाँ होगी, ठीक है। तो या इसका जो परिमाण होगा वो क्या होगा, तो देखो, तो वही सेम कंडीशन मान चले प्लेट 1 के कारण P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो उसका परिमाण क्या होगा, तो बाहर स्थित बिंदु P डैश के लिए, P डैश के लिए क्या होगा, जो प्लेट 1 के कारण P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 होगी, तो या E1 डैश होगी, तो E1 डैश इज इक्वल क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें तो जो चूँकि ये धनावेशित है, धन परीक्षण आवेश छोड़ेंगे तो उसकी दिशा प्लेट 1 से दूर की ओर होगी, तो ये हो जाएगी प्लेट 1 से दूर की ओर। अब हम बात करें कि मान चले जो प्लेट 2 है इसके कारण P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, जब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी तो उसका भी, तो E2 डैश अगर है तो E2 डैश कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी डायरेक्शन देखें तो इधर पे जब धनावेश छोड़ेंगे तो प्लेट 2 से क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित, तो इसकी जो दिशा होगी वो हो जाएगी ये प्लेट 2 की ओर, तो प्लेट 2 की ओर। अब देखो E1 डैश और E2 डैश दोनों परिमाण में कैसे हैं, समान, परंतु दिशाओं में कैसे हैं, विपरीत, तो इनका जो परिणामी होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो जो P डैश पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आपकी कितनी आ जाएगी, E इज इक्वल हो जाएगा E1 डैश माइनस E2 डैश, मतलब ये आ जाएगा आपका 0, क्योंकि इनके परिमाण कैसे हैं, इक्वल। तो ये आपका अगला एप्लीकेशन हो गया। अब इसके बाद में है आपका एप्लीकेशन कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण या फिर कहें गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब उसकी बात करते हैं। तो अब ये आपका है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान के चल रहा है कि ये एक कैपिटल R त्रिज्या का एक ये गोलीय कोश है, या कहें कि एक चालक है। तो जब ये एक समान रूप से आवेशित इसे किया गया तो इसे Q आवेश दे दिया गया। जब Q आवेश दे देंगे प्लस Q आवेश, तो ये इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। तो जब ये वितरित हो जाएगा तो इसके चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। तो हमें इसके कारण इस कोश के बाहर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी, और इसके अंदर भी देखेंगे कि कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इसकी 3 स्थितियाँ हैं। तो सबसे पहले हम इस कोश के बाहर स्थित बिंदु P की बात करते हैं। तो पहली जो स्थिति है आपकी A, वो क्या है, बाहर जो बिंदु P है कोश, गोलीय कोश के बाहर है, गोलीय कोश के बाहर एक बिंदु P है। तो मान चल रहे जो बिंदु P की इसकी गोलीय कोश के केंद्र O से जो दूरी है वो स्मॉल r है। तो स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि बिंदु O को केंद्र मानकर ही स्मॉल r त्रिज्या का एक हम दूसरा गोलीय पृष्ठ खींचते हैं, जिसे हम बोलेंगे गॉसियन गोलीय पृष्ठ। तो ये एक हमने गॉसियन गोलीय पृष्ठ खींच लिया।
जो कि कहाँ से गुजर रहा है, बिंदु P से होकर के गुजर रहा है। अब हम क्या करते हैं, जो बिंदु P है इस बिंदु के चारों ओर हम एक क्षेत्रफल अवयव लेते हैं। तो बिंदु P के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिया। जब बिंदु P के चारों ओर छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लेंगे तो इसका परिमाण कितना है, तो मान चले इसका जो परिमाण है वो आपका dA है। तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा, तो इस पर बाहर की ओर को खींचे गए अवलंब के अंदिश अर्थात त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर होगा dA वेक्टर। तो अब मान के चल रहा है कि जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका परिमाण E है। क्योंकि तो जो ये गॉसियन पृष्ठ होगा इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E ही होगा, क्योंकि हर एक बिंदु की इस गोली कोश से जो दूरी होगी वो समान होगी। अब दिशा देखें तो अगर बिंदु P पर हम दिशा देखें तो धनावेश छोड़ेंगे, जब धन परीक्षण आवेश छोड़ेंगे तो ये प्लस के कारण उधर भागेगा त्रिज्यता बाहर की ओर। तो ई वेक्टर की जो दिशा होगी वो dA वेक्टर की ही दिशा में होगी, अर्थात ई वेक्टर व dA वेक्टर का जो बीच का एंगल होगा वो 0 होगा। तो अब हम बात करें कि इस लघु क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो लघु क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो d फाई E इक्वल क्या हो जाएगा, सरफेस क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल क्या हो जाएगा, EdA cos 0 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो ये कितना हो जाएगा, इस लघु क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया EdA। अब हमें किससे निकालना है, इस पूरे पृष्ठ से। अगर हम इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें तो हमें इसका समाकलन करना होगा। तो जब हम इसका समाकलन, अभी तो केवल इतना ही होगा, अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स वो आपका कितना हो जाएगा, हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, अर्थात क्लोज इंटीग्रेशन EdA इज इक्वल E इंटू क्लोज इंटीग्रेशन dA इज इक्वल E इंटू, तो dA है ये लघु क्षेत्रफल अवयव है। हमें इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या होगा, संपूर्ण गॉसियन गोला है जो उसका संपूर्ण पृष्ठ लेंगे, उसका क्षेत्रफल लेंगे, तो वो कितना होता है, वो होता है 4πr²। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स है वो आपका आया E इंटू 4πr², समीकरण नंबर 1। अब क्या होगा, तो इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर कितना आवेश स्थित है, तो इसके भीतर Q आवेश स्थित है। जब Q आवेश स्थित है तो गॉस की प्रमेय के अनुसार इस गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो गॉस की प्रमेय से जो इस गॉसियन संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा वो आपका हो जाएगा Q/ε0। इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देख लो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू 4πr² इज इक्वल हो जाएगा Q/ε0, या E इज इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये इसका परिमाण होगा। दिशा कहें तो दिशा कहाँ होगी, त्रिज्यता बाहर की ओर। ये हो गया गोलीय कोश के बाहर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम अगर बात करें कि इसके अंदर ना होकर के अभी इसके पृष्ठ पर, अगर ये बिंदु P इसके पृष्ठ पर होता, जब ये बिंदु P इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर होता तो स्मॉल r की जो वैल्यू है वो कैपिटल R के इक्वल होती। तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती, तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसके लिए क्या हो जाता, तो E डैश इज इक्वल हो जाता 1/4πε0 इंटू Q/स्मॉल r की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती, कैपिटल R के इक्वल, तो कैपिटल R² हो जाता। अब यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, तो जब आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा होगा तो सिग्मा इज इक्वल क्या होता है, बताया था Q/A। तो इससे Q इज इक्वल क्या हो जाएगा,
Q इज इक्वल हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो ये वैल्यू जब इधर रख देंगे तो ए डैश इज इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की जगह सिग्मा इंटू ए अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ई डैश इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा, और ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, संपूर्ण पृष्ठ है तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ई डैश इज इक्वल आर स्क्वायर, ये कैंसिल 4 पाई कैंसिल तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आएगा। तो ये हो गया इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि इस कोश के अंदर, अगर इस कोश के अंदर कोई आवेश, अगर इस कोश के अंदर कोई एक बिंदु P हो तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब हम बात करते हैं इस कोश के अंदर वाले भाग की। तो जब यदि जो बिंदु P है वो कहाँ पर स्थित है, अंदर, जब ये अंदर स्थित होगा तो अंदर की जो कंडीशन होगी वो आपकी ये होगी, ये तो हो गया कैपिटल R त्रिज्या। तो इधर पे अगर ये बिंदु P डैश स्थित है तो अब हम क्या करेंगे, स्मॉल r दूरी पर स्थित है तो स्मॉल r त्रिज्या का ये हम एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। तो ये बिंदु O है तो ये P डैश हो गया, तो ये खींच ले। तो अब जो ये बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, तो वो होगा अभी जैसे ये प्रूव किया है ऐसे ही हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर ये बिंदु P है ये इधर पे स्थित हो इसके अंदर, जब इसके अंदर स्थित होगा तो इस छोटे से गॉसियन पृष्ठ से होकर निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा फाई ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। परंतु ये गॉस की प्रमेय के अनुसार जो होगा वो कितना होगा, वो आपका हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। परंतु जो ये छोटा सा गोलीय कोश जो ये गॉसियन पृष्ठ लिया है इसके अंदर तो कोई आवेश है ही नहीं, जब कोई आवेश नहीं है तो इसलिए कितना हो जाएगा, 0। जब 0 हो जाएगा तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 है, तो E इज इक्वल कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब गोलीय कोश के अंदर अगर कोई बिंदु है तो उसके अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, अर्थात गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो आपकी शून्य होती है। अब इसके बाद में है आपका जो चालक, अब ये पूरा गोलीय कोश हो गया। अब हम बात करें कि एक अचालक गोला है, तो अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो अचालक गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो 2 पॉइंट है वो बिल्कुल सेम है। एक तो अचालक गोले के बाहर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो जिस प्रकार इसकी निकाली है वैसे ही आएगी। उसके पृष्ठ पर बात करेंगे तो स्मॉल r की जगह हम कैपिटल R लिख देंगे। अब बात करते हैं अंदर वाले भाग की, तो अंदर की जब बात करेंगे तो अंदर के लिए जो होगा वो अलग होगा, तो अलग जो होगा वो कितना होगा, अब हम उसी की बात करते हैं। तो अभी जो था वो गोलीय कोश था, अब है आपका अचालक गोले के कारण उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब जब अचालक गोला है, तो जब ये एक अचालक गोला है इसकी जो त्रिज्या है वो आपकी कैपिटल R है। और अभी हमने बताया था जब किसी अचालक को आवेश देते हैं तो आवेश उसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है, और चालक को देते हैं तो वो उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो जब हम इसे आवेश देंगे तो ये पूरे इसके आयतन में वितरित हो गया। तो अब इसके अंदर एक ये बिंदु है P, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P की मान चले और इसके केंद्र से जो दूरी है वो स्मॉल r है, तो स्मॉल r त्रिज्या का हम एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। जब गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे तो इस गॉसियन पृष्ठ से होकर, इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा, जैसा पिछले में प्रूव कर चुके हैं, वो आपका कितना होगा, फाई ई इज इक्वल हो जाएगा E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
तो जब इस छोटे से गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना है आपका, परंतु गॉस की प्रमेय क्या कहती है? अब देखो, जो आवेश हमने दिया था Q, वो Q इस बड़े वाले गोले पर पूरे आयतन में वितरित हो गया, लेकिन छोटे वाले गोले पर पूरा Q आवेश तो है नहीं, इसका कुछ भाग है। तो मान के चले जो छोटा वाला जो गोला है उस पर आवेश का जो भाग है इस छोटे से गोले पर वो कितना भाग वितरित है? Q डैश है। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार इस छोटे से गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो फाई ई इक्वल हो जाएगा Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q डैश अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये आपका आ गया इस के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, चूंकि आवेश है वो संपूर्ण गोले में वितरित है पूरे आयतन में, तो चाहे छोटे वाले गोले की बात करें चाहे बड़े वाले गोले की बात करें, दोनों में जो आवेश का आयतन घनत्व होगा वो समान होगा। तो आयतन घनत्व अगर रो हो तो रो इज इक्वल क्या होता है? Q अपॉन V, आवेश बटे आयतन। तो छोटे वाले गोले पर जो आवेश है वो कितना है? Q डैश, और उसका छोटे वाले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई कैप स्मॉल r क्यूब। और बड़े गोले का जो आवेश है वो कितना है? Q, और ये इसका आयतन जो होगा वो कितना होगा? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो अब जो होगा, अब इससे हम ये दो टर्म ले लें। जब दो टर्म ले लेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो Q डैश इज इक्वल हो जाएगा Q इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की पावर Q। तो ये वैल्यू जब हम इधर इस इक्वेशन थर्ड में रख देंगे तो E इज इक्वल आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्मॉल r अपॉन स्मॉल r की पावर क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R क्यूब। तो E इज इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q R अपॉन कैपिटल R क्यूब, ये आ जाएगा। तो ये हो गया एक समान रूप से जो अचालक गोला है, अचालक गोले के ठीक भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरीके से आपके सभी गॉस की थ्योरम के सब एप्लीकेशन हो गए, आपके सभी अनुप्रयोग हो गए। तो अब इसके बाद में मिलते हैं अगले चैप्टर में।